हेलो, नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये जो प्रश्न हैं वो आपके इलाहाबाद के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे आरओ एआरओ परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। ग्रुप सी ग्रुप डी परीक्षा में, एपीएस अपर निजी सचिव परीक्षा में पूछे गए प्रश्न इंक्लूडेड हैं, प्लस आपके कंप्यूटर असिस्टेंट परीक्षा में भी पूछे गए प्रश्नों को हमने इंक्लूड किया है। तो इस सीरीज में मैं आपको पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस के माध्यम से सिलेबस को रिवाइज करा रही हूँ। पहले के क्लासेस में मैंने ये चीज़ क्लियर की है कि हम यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मतलब प्रश्नों के माध्यम से सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं। अभी तक इस सीरीज़ में हमने 15 क्लासेस ली है, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर नया है तो वो उन 15 क्लासेस को भी ज़रूर देखेगा। ये चीज़ मैं आपसे बोल रही हूँ, उन क्लासेस को देखिए, वहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्लास हमने पॉलिटी की क्लासेस ली है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की क्लासेस ली है, प्लस अभी हम आधुनिक भारत की क्लासेस ले रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जितने भी प्रश्न मैं डिस्कस करती हूँ वो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो एक एक प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि ये क्लास जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण है, ये आपके यूपी ट्रिपल एससी में भी काम आएगी, प्लस यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा ज़रूर इस क्लास को। तो चलिए अब आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। कहीं पर भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगी वीडियो क्रैश कोर्स के बारे में, जो कि डिकोड एग्जाम ने लॉन्च किया है आप लोगों के लिए, स्पेशली इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ एग्जाम के लिए। इसमें वीडियो कोर्सेज के माध्यम से, वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है। आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से कुछ पॉइंट्स को रिवाइज कराऊंगी। लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। तो चलिए कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, महात्मा गांधी ने 11 सूत्रीय मांग पेश की थी किसके पास? इरविन के पास। उनकी कुछ डिमांड थी कि जो लैंड रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ा उसको कम किया जाए, जो टैक्स, सॉल्ट टैक्स, इन सबको ख़त्म किया जाए, ठीक है, कुछ एक्सपेंडिचर कम किया जाए। तो ये कुछ मांग थी महात्मा गांधी की 11, जो उन्होंने किसको भेजी थी? इरविन को। लेकिन इरविन ने महात्मा गांधी की इस मांग को स्वीकार नहीं किया था। तो महात्मा गांधी ने भी इरविन को एक चेतावनी दी थी कि अगर मेरे 11 सूत्रीय मांग को तुम नहीं सुनोगे तो मैं भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने वाला हूं, और वो आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए। तो पहला प्रश्न यही बनता है, महात्मा गांधी ने वाइसरॉय को 31 जनवरी 1930 को एक पत्र लिखकर 11 सूत्रीय मांग प्रस्तुत किया, जिसे ना मानने पर क्या शुरू करने की चेतावनी दी। तो उन्होंने कहा कि मैं भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने वाला हूं अगर तुमने मेरे 11 सूत्रीय मांग को नहीं पूरा किया। और आपको पता है इरविन कोई भी एक्शन नहीं लेता है। हाँ, जब इरविन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद कि भाई मेक श्योर करो इरविन कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी पहुंचे, तब इरविन कहेगा गांधी जी आइए हम गांधी इरविन पैक्ट साइन करते हैं। तो वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद होता है। अभी जब महात्मा गांधी इरविन से 11 सूत्रीय मांग की बात करें तब इरविन को कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, वो चुपचाप बैठा हुआ है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को इंडियन नेशनल कांग्रेस बाइकॉट कर देगी। क्यों? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही है। तब लंदन से फोन आता है, भाई फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आईएनसी ने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया इरविन?
क्या बताएं, यहाँ पर तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है। इरविन कहता है, लंदन से फोन आता है कि मेक श्योर करो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट करे। इरविन तुरंत महात्मा गांधी से कहता, आइए महात्मा गांधी इरविन पैक्ट साइन करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अभी एक एक पॉइंट को रिवाइज कराऊंगी, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे आप। तो बताओ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखो, हम बात करते हैं 31 जनवरी 1930 की। तो अब आप सभी को पता है कि 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांग रखी, जिस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तब महात्मा गांधी ने जो चेतावनी दी थी उसको पूरा करने का समय आ गया था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने मार्च स्टार्ट किया। कहाँ से स्टार्ट किया? साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया। ठीक है, साबरमती आश्रम से। और ये मार्च कब तक चला? 6 अप्रैल 1930 तक। कहाँ पर जाके ये मार्च एंड हुआ? दांडी में। दांडी में महात्मा गांधी ने एक मुट्ठी नमक बनाया और सॉल्ट टैक्स को ब्रेक किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो ये सारे प्रश्न कैसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं अब हम देखते हैं। यहाँ पर एक कोटेशन ध्यान रखिएगा, लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस भी किया है। महात्मा गांधी ने कहा, घुटने टेक कर तो मैं रोटी मांगी थी, घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। ये कथन महात्मा गांधी ने कब दिया था? दांडी मार्च के समय। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दांडी मार्च के समय। घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, तो पूछा जाता है दांडी मार्च के समय। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने कितने समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी? तो याद रखिएगा कितने समर्थक थे? 7 और 8। याद रखिएगा, महात्मा गांधी के साथ 8 लोग चले। 7 8 7 8 ऐसे करके याद रखिएगा, याद रहेगा 7। ठीक है, पहला 7 है, फिर 1 बढ़ा दीजिएगा 8, याद रहेगा आपको। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? तो मैंने अभी आपको बताया, दांडी मार्च जो है प्रारंभ हुआ है 12 मार्च 1930 को। इंपॉर्टेंट डेट है। गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम छोड़ा और स्वराज प्राप्ति के बाद ही लौटने का व्रत लिया? महात्मा गांधी ने जब 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम छोड़ा तो महात्मा गांधी ने शपथ ली थी। महात्मा गांधी ने शपथ ली कि मैं स्वराज प्राप्ति के बाद ही साबरमती आश्रम लौटूंगा। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो दांडी से प्रारंभ किया था। ठीक है, दांडी पहुंचकर उन्होंने सॉल्ट टैक्स को ब्रेक किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। ये सारी चीज हमने डिस्कस की है। फिर देखो, दांडी यात्रा के साथ ही कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ये चीज क्लियर है ना क्लास? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से प्रारंभ किया था? तो साबरमती से। कहां तक चला था? दांडी तक चला था। दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था? नमक कानून तोड़ने के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च के बाद। ये सारी चीजें पता है। दांडी मार्च की यात्रा कितने दिन चली थी? तो याद रखिएगा, दांडी मार्च की यात्रा जो है वो 24 दिन चली थी आपकी, 24 डेज। और महात्मा गांधी के कितने अनुयायी थे उनके साथ? 7 और 8, 78 अनुयायी थे महात्मा गांधी के उनके साथ। दांडी कहाँ पर स्थित है पूछा जा सकता है? तो नौसारी, गुजरात में। किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी मार्च में सर्वाधिक थी? तो ये जो मार्च था वो गुजरात में था, तो गुजरात प्रांत के लोगों की सबसे ज्यादा संख्या थी। ठीक है, 31, याद रखिएगा। फिर देखिए, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो 241, ये याद रखिएगा। कितनी दूरी? 241 मील चले थे महात्मा गांधी। कितने दिन? 24 दिन। कितने अनुयायी थे? 78, याद रहेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो नमक सत्याग्रह में। अब महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में, नमक आंदोलन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कौन कौन फीमेल थी? ये याद रखिएगा, महिलाओं का योगदान था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है सरोजनी नायडू का, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। फिर राजकुमारी अमृत कौर का नाम आपको याद रखना है और कमला देवी चट्टोपाध्याय का नाम। ठीक है, दांडी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी नमक मार्च का गंतव्य किस राज्य में स्थित था? गुजरात में। ये आपको पता ही है। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, ये महात्मा गांधी ने कब कहा था? दांडी यात्रा के दौरान। के भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि क्यों मानी जाती है? क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इस दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किस तिथि को किया था? 6 अप्रैल 1930 को। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता कौन थे? ये याद रखिएगा, अब्बास तैयब जी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब्बास तैयब जी का नाम याद रखिएगा। जब महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद नेतृत्व करते हैं अब्बास तैयब जी और सरोजनी नायडू, दोनों को याद रखिएगा। जब हम धरसाना सत्याग्रह की बात करते हैं तो उसमें सरोजनी नायडू का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था, कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। किस अमेरिकी पत्रकार ने 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में साथ रहकर विवरण दिया था? तो वो कौन थे? वेब मिलर थे। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, वेब मिलर का नाम याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने कहा कि नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था। तो मैंने अभी आपको बताया, धरसना का याद रखना है आपको, धरसना सत्याग्रह याद रखना है, ठीक है। जब महात्मा गांधी अरेस्ट हो गए तो धरसना सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरोजनी नायडू ने किया था। धरसना नामक धरने का किस यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता ने बृहद विवरण प्रदान किया है? तो ये याद रखिएगा, जब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, हम दांडी मार्च की बात करें, तो उस समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार कौन थे? वेब मिलर थे। तो उन्होंने ही सारे चीज़ों का विवरण दिया था। किस अमेरिकी पत्रकार ने लिखा था कि धरसना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखा? तो वेब मिलर द्वारा लिखा गया था। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहां पर थे? तो महात्मा गांधी को अरेस्ट करके गर्बदा जेल में भेज दिया गया था। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ध्यान दीजिएगा क्लास, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपको याद रखना है। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी कर देते हैं दांडी में, फिर उसके बाद वो धरसाना सत्याग्रह करने जा रहे होते हैं और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद किस महिला द्वारा धरसना सत्याग्रह का नेतृत्व किया जाता है? तो आप बताएंगे सरोजनी नायडू द्वारा, ठीक है। और इन सत्याग्रह के बारे में कौन अमेरिकी पत्रकार जानकारी देता है? तो आप वेब मिलर का नाम याद रखेंगे। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं ये। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं ही आपको यूपी पीसीएस वाले बैच में भी पढ़ाती हूँ ये सारी चीज़ें, प्लस आरओ में भी, इलाहाबाद में भी, यूपी SSSC में भी। तो मैंने सारे एग्जाम्स के पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस देखे हैं और हमेशा प्रश्न यहीं से बनता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, कहाँ से हुई थी, दांडी मार्च कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अगर हम बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ कौन महिलाएं उपस्थित थी, बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी के अरेस्ट होने के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये सारे प्रश्न बहुत बार पूछे गए, आपके पीसीएस परीक्षा में भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनते चलिएगा। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, लाल कुर्ती आंदोलन से रिलेटेड। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया है, लाल कुर्ती आंदोलन कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था? अंग्रेजों को निकालने के लिए, ठीक है। अंग्रेज के विरुद्ध खान अब्दुल गफर खान, जिनको कि हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो लाल कुर्ती आंदोलन था, रेड शर्ट था, ये लोग रेड शर्ट पहने रहते थे। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफर खान, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। फ्रंटियर गांधी के नाम से हम किसे जानते हैं? खान अब्दुल गफर खान को। फक्र ए अफगान, देखिए यहाँ पर फक्र ए अफगान की उपाधि किसकी है? तो खान अब्दुल गफर खान की। और खुदाई खिदमतगार को आम लोग किस नाम से जानते हैं? लाल कुर्ती वाले। तो ध्यान रखना है यहाँ पर, तो खुदाई खिदमतगारों को आम लोग किस नाम से जानते हैं? लाल कुर्ती वाले, ठीक है। फक्र ए अफगान, फ्रंटियर गांधी किससे कहा गया है? अब्दुल गफर खान को, ये याद रखिएगा, ठीक है। और लाल कुर्ती आंदोलन से कौन संबंधित है? अब्दुल गफर खान। चलिए, गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड प्रश्नों को जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो आपकी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, 2 और 3, ये चीज़ आपको पता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 में
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था और आईएनसी को रिप्रेजेंट करने महात्मा गांधी गए थे, सरोजनी नायडू भी उनके साथ गई थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 में मतलब कोई भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कोई भी नहीं गया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने खाली अगर हम देखें तो राउंड टेबल 2 में महात्मा गांधी को भेजा था आईएनसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 में क्या हो गया था, कम्युनल अवार्ड की बात हो गई थी, जिसमें पृथक निर्वाचन की बात की गई थी दलितों के लिए, जिससे निराश होकर महात्मा गांधी जब भारत आते हैं तो आमरण अनशन पर बैठते हैं और ये आमरण अनशन यरवदा जेल में वो करते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य में एक पैक्ट साइन होता है जिसको कि पूना पैक्ट कहा जाता है। अब इन सारी चीजों से रिलेटेड क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहले देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं को प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कब बुलाया गया था, तो 1930 का समय है। याद रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई है और लंदन में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है। किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, तो रैमजी मैकडॉनल्ड ने, ठीक है, याद रखिएगा। और ये आपका जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वो कब शुरू हुआ था, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक ये चला था। तो 12 नवंबर याद रखिएगा 1930 से 19 जनवरी 1931 तक ये चला था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था। साथ ही साथ आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा किस भारतीय ईसाई ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो आपको केटी पाल का नाम याद रखना है। और आपको पता है बी.आर. अम्बेडकर जो हैं उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रश्न बनता है, महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा, किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो आपको याद रखना है मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था। अगर भारतीय ईसाई की बात करेंगे तो केटी पाल का नाम याद रखना है, प्लस आपको बी.आर. अम्बेडकर जी का भी नाम याद रखना है। चलो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में सही बताइए। या 1930 में आयोजित हुआ था। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग नहीं लिया था। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पस यही था कि साइमन कमीशन को डिस्कस करने के लिए इसे बिठाया गया था कि किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए। 1930 में हुआ था, लंदन में हुआ था। किसने अध्यक्षता की थी, मैकडॉनल्ड ने अध्यक्षता की थी। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ है। में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था, तो मैंने आपको बताया ना, इरविन जो था वो 11 सूत्रीय मांगों को तो ठुकरा दिया था, लेकिन जैसे ही लंदन से फोन आता है और कहा जाता है कि मेक श्योर करो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी पार्टिसिपेट करे, तो तुरंत गांधी इरविन पैक्ट करने को तैयार हो जाता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला है। तो सितंबर में स्टार्ट हुआ है, ये याद रखिएगा। पहला जो गोलमेज सम्मेलन था वो 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और जनवरी तक आपका 1931 तक चला था, 1931 तक। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र कौन था, ये भी प्रश्न किसी परीक्षा में पूछा होगा, तो सेंट जेम्स पैलेस, ये याद रखिएगा। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था, तो वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है। क्लियर है। फिर देखो, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई से लंदन किस जहाज में बैठ के गए थे, तो ये भी प्रश्न किसी परीक्षा में पूछा गया है, एसएस राजपुताना। ये सारे प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये याद रखिएगा। एक भी प्रश्न ऐसे नहीं है जो किसी परीक्षा में नहीं पूछे गए हैं, तो महत्वपूर्ण है। हो सकता है अगली बार यही पूछ लिया जाए कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ था, तो सेंट जेम्स पैलेस में। और किस जहाज पे बैठ के महात्मा गांधी लंदन गए थे, तो एसएस राजपुताना, याद रखिएगा। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए तो कहाँ पर ठहरे थे, तो किंग्सले हॉल में, ये भी याद रखना, एक बार सुन लो। अब पूछा गया है तो महात्मा गांधी किस शिप से गए थे, किस जहाज से गए थे, एसएस राजपुताना से। किस हॉल में, मतलब कहाँ पर महात्मा गांधी ठहरे थे, रुके थे, तो किंग्सले हॉल में, ठीक है।
और फिर लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का केंद्र क्या था, तो सेंट जेम्स पैलेस। चलो, किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, तो ये स्टेटमेंट दिया गया था बी आर अम्बेडकर द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा। उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी कुछ देर के लिए धूल तो उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, ये ध्यान रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था, तो आपको पता है जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो मैकडॉनल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड का डिक्लेरेशन कर दिया गया, मतलब दलितों के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट की पृथक निर्वाचन की बात कर दी गई, जिससे महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए थे और माना जाता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसीलिए असफल भी रहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटने के बाद गांधी जी ने पुनः कब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ है तो उस समय एक डिसीजन ये लिया गया है कि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन पर पॉज लगाया जाएगा, ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएगी, ठीक है। और महात्मा गांधी जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लौटते हैं तो वो वापस भारत में आकर 3 जनवरी 1932 को, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। ये याद रखिएगा, 3 जनवरी 1932। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था, 1932 में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक ये चला था। उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जिन्होंने भाग लिया था वो कौन थे, मोहम्मद इकबाल थे। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आपके परीक्षा में पूछा गया है किस उर्दू कवि ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो याद रखिएगा मोहम्मद इकबाल ने। अब प्रश्नों को देखते हैं। पूना पैक्ट जो था 1932 में वो किससे रिलेटेड था, तो अभी मैंने आपको बताया वो आपका रिलेटेड है डिप्रेस क्लासेस से, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पूना पैक्ट कब साइन हुआ है, 24 सितंबर 1932 को। किसके किसके बीच में अगर हम देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी थे, ये ध्यान रखिएगा। पूना पैक्ट में क्या कहा गया, जो पृथक निर्वाचन की मांग है उस पर रोक लगाई गई, प्लस यहाँ पर सीटों के रिजर्वेशन की बात की गई। जो सीटों का रिजर्वेशन है वो 71 से बढ़ाकर 148 या 147 कर दिया गया, प्लस 18% रिजर्वेशन सीट्स में प्रोवाइड की गई थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से भी डिस्कस करेंगे। फिर अगला प्रश्न देखो, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में 2022 में पूछा गया, कितना आसान है। निम्नलिखित में से किस वर्ष पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया था, तो आपको पता है 1932 में किया गया था, ए आपका सही उत्तर है। चलो यहाँ पर देखो गांधी इरविन समझौता मुख्यतः क्यों हुआ था, तो इतनी देर से ऐश्वर्या मैम बता रही हैं कि गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था, ताकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट करे, प्लस भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन पर थोड़ा सा पॉज लगा दिया जाए। तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान किया गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रावधान किया गया था। महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। गांधी इरविन समझौता में मध्यस्थ की भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी, तो तेज बहादुर सप्रू का नाम याद रखना है आपको, और एम.आर. जयकर का नाम याद रखना है। ये याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता में किसने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी, तो तेज बहादुर सप्रू प्लस एम.आर. जयकर का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि अगर डिफिकल्ट प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा। किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा है, तो इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा गया है सरोजनी नायडू द्वारा। किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा है, तो महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार किसके द्वारा कहा गया है, यहाँ पर याद रखिएगा एलन कैम्पबेल जॉनसन द्वारा। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न को डिफिकल्ट बनाना होगा तो यही पूछ लीजिएगा आपसे कि गांधी इरविन समझौते में मध्यस्थ की भूमिका किसके द्वारा निभाई गई है, तो आप क्या बताएंगे, तेज बहादुर सप्रू द्वारा और जयकर द्वारा, ठीक है। दूसरा पूछा जाएगा कि इरविन को और महात्मा गांधी को, ठीक है, किसने दो महात्मा कहा है, तो सरोजनी नायडू ने, ठीक है। और किसने कहा है गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ है उसमें महात्मा गांधी को सांत्वना पुरस्कार मिला है, तो ये बोला गया है कैम्पबेल जॉनसन द्वारा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, ठीक है।
अभी इसको डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ देख लेते हैं कि गांधी इरविन समझौते की जब हम बात करें उसमें क्या क्या चीज़ें बोली गई थी, एक बार देख लेते हैं इसको। इसमें बोला गया था कि नमक टैक्स को हटाना है, और आप देखते भी हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी महात्मा गांधी सॉल्ट टैक्स को ब्रेक करके करते हैं। ठीक है, तो गांधी इरविन पैक्ट में सबसे पहला क्या है, नमक टैक्स को हटाना है। ठीक है, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देनी है। अब ऐसा ना हो कि खाली जो सॉल्ट है कि प्रोडक्शन पे मोनोपोली हो कंपनी के पास, ये बिल्कुल नहीं होगा। सॉल्ट टैक्स भी नहीं देंगे और मोनोपोली भी नहीं देंगे। कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति मिलेगी लोगों को। फिर ध्यान दो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, ये तो आपको पता ही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की बात कही गई थी, ये भी आपको पता है। सरकारी नौकरी छोड़ने वालों को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी। महात्मा गांधी ने कहा था, जिन्होंने भी इस आंदोलन के समय या किसी आंदोलन के समय अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी है, आप उनको वापस उनकी सरकारी नौकरी देंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना, साथ ही साथ केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा अभियोग नहीं था। इसी के चलते बोला जाता है भगत सिंह को नहीं रिहा करते हैं। कई बार ये प्रश्न बनता है कि गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी ने क्यों नहीं इरविन से कहा कि भगत सिंह को भी रिहा कर दिया जाए। तो ये डिसाइड हुआ था उन्हीं कैदियों को रिहाई दी जाएगी जो कि किसी भी हिंसा में नहीं है। ठीक है, हिंसा मतलब हिंसा अभियोग में नहीं है, ये याद रखिएगा। अब आपको पता है कि जब हम बात करते हैं भगत सिंह की, तो भगत सिंह के ऊपर जो केसेस थे उसमें सॉन्डर्स को उन्होंने मारा था, साथ ही साथ जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम उन्होंने फेंका था, भले उस समय कोई घायल नहीं हुआ था। तो ये कुछ कारण थे, तो उस पर हम लोग बहुत डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जानकारी मैंने आपको दे दी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौते में ये बात कही गई थी। चलिए आप क्लास एक बार 2 मिनट का टाइम दीजिए, एक क्विक रिवीजन कराती हूँ, देखती हूँ कितनी टाइमलाइन आपके दिमाग में बैठी है। सबसे पहले आप सभी को पता है, जब हम महात्मा गांधी की बात करते हैं, महात्मा गांधी भारत कब लौटते हैं, 1915 में लौटते हैं। ठीक है, दूसरी चीज 1915 में बीएचयू का, बनारस में बीएचयू का इनॉग्रेशन हो रहा होता है। मदन मोहन मालवीय गांधी जी को बुलाते हैं और पहली बार महात्मा गांधी का पब्लिक अपीयरेंस हो रहा होता है 1915 में बनारस में, ये याद रखिएगा। उसके बाद 1916 में आप सभी को पता है क्या होता है, लखनऊ सेशन होता है। लखनऊ सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लखनऊ सेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, अंबिका चरण मजूमदार द्वारा, ये याद रखिएगा। लखनऊ सेशन में लखनऊ पैक्ट साइन होता है मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मध्य, जिसमें मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी पृथक निर्वाचन की, उसको स्वीकार किया जाता है। दूसरी चीज, फिर से नरम दल और गरम दल हाथ मिला लेते हैं। तो लखनऊ पैक्ट में 2 लीडर्स का बहुत बड़ा योगदान था, एक थे मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे का नाम आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, लखनऊ पैक्ट में महात्मा गांधी ने भी लखनऊ सेशन में महात्मा गांधी ने भी 1916 के सेशन में पार्टिसिपेट किया था, और लखनऊ सेशन में 1916 में ही महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल से मिले थे, और राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के किसानों की प्रॉब्लम महात्मा गांधी को बताई थी, और इसके बाद 1917 में महात्मा गांधी चंपारण जाते हैं। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर चंपारण की जब हम बात करते हैं तो 3 कटिया सिस्टम था वहाँ पर। 3/20 हिस्से पर जो किसान थे उनको नील की खेती करनी थी, लेकिन अब 1917 में नील की डिमांड जो थी वो घटती जा रही थी। क्यों? क्योंकि जर्मन डाई मार्केट में आ गई थी और जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उनको लॉस हो रहा था। तो उन्होंने किसानों से कहा कि अगर तुम 3 कटिया सिस्टम से मुक्ति पाना चाहते हो तो उसके लिए भी तुम हमें पैसे दो, तब हम तुम्हें इससे मुक्त करेंगे इस प्रणाली से, नहीं तो 3 कटिया सिस्टम में अभी भी नील की खेती ही करो। तो ये सारी चीज़ें थी, तो आपको पता होना चाहिए। 1918 की जब हम बात करते हैं तो खेड़ा सत्याग्रह, और 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, आपको पता है अहमदाबाद मिल हड़ताल जो थी उसमें एक तरफ मिल के ओनर थे और दूसरी तरफ आपके मिल वर्कर्स थे, जो कि बोनस को, सैलरी को लेकर इनके बीच में विवाद चल रहा होता है। और पहली बार अहमदाबाद मिल हड़ताल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1919 में हम देखते हैं रॉलेट सत्याग्रह शुरू हो जाता है। बाद में जब महात्मा गांधी रॉलेट सत्याग्रह करते हुए जा रहे होते हैं पंजाब की तरफ, तो बीच में हरियाणा में ही उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और फिर आपको पता है 1919 में क्या होता है, जलियांवाला बाग कांड हो जाता है 13 अप्रैल को।
1920 से 22 में हम देखते हैं महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में क्या कहा था कि मैं 1 वर्ष के अंदर स्वराज की प्राप्ति आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, सब अच्छा चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन 4-5 फरवरी 1922 को कौन सा कांड हो गया? चौरी चौरा कांड हो गया गोरखपुर में, जिसमें जो पुलिसकर्मी थे उनको जिंदा जला दिया गया था पुलिस स्टेशन में। ये एक हिंसक रूप ले लिया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरा आंदोलन कभी भी जो है वो आपका उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, हमेशा मैं नॉन वायलेंस के पथ पे चलूंगा। तो महात्मा गांधी ने बारदौली से 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ये याद रखिएगा। तो 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। 1930 में हम देखते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। मैंने आपको बताया कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी दांडी मार्च शुरू करते हैं साबरमती आश्रम से। ये चलता है, 24 दिन का मार्च रहता है, जिसमें महात्मा गांधी 241 मील चलते हैं अपने 78 फॉलोअर्स के साथ, अनुयायियों के साथ। और कहाँ पहुँचते हैं? दांडी पहुँचते हैं 6 मार्च को। और 6 मार्च को दांडी पहुँचने के बाद महात्मा गांधी एक मुट्ठी नमक बनाते हैं और सॉल्ट टैक्स को ब्रेक करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। फिर अगर हम देखेंगे महात्मा गांधी, इसके बाद महात्मा गांधी और इरविन के बीच में गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है और महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से आने के बाद 1932 में महात्मा गांधी पूना पैक्ट साइन करते हैं। उस समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में रहते हैं, आमरण अनशन कर रहे होते हैं कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट। वो कहते हैं कि नहीं, सीटें रिजर्व की जाएगी दलितों के लिए, ठीक है, लेकिन हम पृथक निर्वाचन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता था कि अगर फिर पृथक निर्वाचन की बात हमने कर दी तो एक और बार हमारे बीच में ये फूट डाल देंगे। क्योंकि हमेशा महात्मा गांधी को लगता था कि 1909 वाला जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था वो उसने एक बहुत बड़ी नींव डाल दी थी, किसकी? पाकिस्तान की। वो तो अभी आगे चल के ये टर्म यूज किया जाएगा, लेकिन अभी हिंदू मुस्लिम एकता में एक बहुत बड़ा दरार किसने डाला था? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में डाला था, जिसमें कि हमने पृथक निर्वाचन की मांग, मतलब मुस्लिम्स के पृथक निर्वाचन की मांग की बात की गई थी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में, ये याद रखिएगा। चलिए 1940 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया जाता है, जिसमें पहले जो फॉलोअर होते हैं, जो पहले सत्याग्रही होते हैं, वो विनोबा भावे होते हैं, दूसरे जवाहरलाल नेहरू। 1942 में डू और डाई महात्मा गांधी क्या कहते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये सारी चीजें आपको याद हो गई होगी। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी बता रही थी, तो 1906 में याद रखिएगा आप, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था। मैंने आपको बताया है मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था क्लास? ढाका में हुआ था, आप सभी को पता है। मुस्लिम लीग का जब फॉर्मेशन हुआ था तो उस समय ढाका के नवाब कौन थे? सलीमुल्लाह खान थे। ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग के पहले सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आगा खान ने की थी। ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है। यहाँ पर मुस्लिम लीग की डिमांड भी थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, ठीक है, जिसे कि 1909 में किसने पूरा किया है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में पूरा करने की बात कही गई है कि ठीक है सर, पृथक निर्वाचन दिया जाएगा मुस्लिम्स को। ठीक है, और जब हम 1916 के समय में देखते हैं, जब लखनऊ में लखनऊ पैक्ट साइन हो रहा होता है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन की डिमांड को पूरा भी, मतलब एक्सेप्ट भी कर लिया रहता है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा आप लोग। चलिए, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किस उर्दू कवि को द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था? अभी 1 लाइनर क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है। मोहम्मद इकबाल जो थे उनको द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर देख लो, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो 12 नवंबर 1930 से आपका स्टार्ट हुआ था और 31 तक चला था 19 जनवरी। जो द्वितीय है वो 7 सितंबर 1931 से चला था। ठीक है, कब तक? 1 दिसंबर 1931 तक। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो ये 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। तो याद रखिएगा, जो गोलमेज सम्मेलन है वो आपका 1930, 1931 और 1932, ये याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये तो आपको याद ही रहेगा, इसमें तो आप लोगों को कोई शंका ही नहीं होगी कि द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बीच में क्या हुआ है? पूना पैक्ट साइन हुआ है। ये तो आप लोगों को याद
ही रहेगा। चलो, और इसके पहले प्रथम गोलमेज सम्मेलन के पहले गांधी इरविन समझौता हुआ है, गांधी इरविन पैक्ट। मजा आ रही है ना क्लास में? समझ में तो आ रहा होगा, चीजें याद भी हो रही होगी। अब देखो, पूना पैक्ट वॉज साइन बिटवीन द महात्मा गांधी एंड B.R. अम्बेडकर। 1932 में जो पूना पैक्ट साइन हुआ है वो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य साइन हुआ है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रांतीय विधान मंडलों में जो संख्या थी उसको 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए, आरक्षित सीट की बात कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं की जाएगी, लेकिन कुछ सीटें दलितों के लिए क्या की जाएगी, आरक्षित कर दी जाएगी। पूना पैक्ट का एम क्या था? देखो, इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO में पूछा गया प्रश्न है। तो मैंने आपको बताया निम्न जाति के प्रतिनिधित्व बढ़ाना, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। तो ये चीज क्लियर हो गई है। जो सीटें हैं उसको 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई है। ठीक है, और केंद्रीय विधानमंडल में हरिजनों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या जो है वो 18% कर दी गई है। दोनों चीज याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड के आधार पर किसने भारत में पृथक निर्वाचन क्षेत्र को वर्णित किया था? तो कम्युनल अवार्ड की बात किसने की थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? रामासे मैकडॉनल्ड द्वारा की गई थी, रामाजे मैकडॉनल्ड द्वारा। बी आपका सही उत्तर है, ये मैंने आपको बता दिया। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसकी पृष्ठभूमि पर हुआ था? लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसकी पृष्ठभूमि पर हुआ था? तो मैंने आपको बताया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले गांधी और इरविन में पैक्ट साइन हुआ था, जिसको कि गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। गांधी इरविन पैक्ट में डिसाइड हुआ था कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी, प्लस सविनय अवज्ञा आंदोलन पर पॉज लगाया जाएगा। सी आपका सही उत्तर है। किनके द्वारा कम्युनल अवार्ड बनाया गया था? तो ये भी मैंने आपको बताया है। जब हम कम्युनल अवार्ड की बात करते हैं तो मैकडॉनल्ड का नाम याद रखिएगा। ए आपका सही उत्तर है। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए हुआ था? अब देखिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन भारत का भावी संविधान की बात की गई है, दूसरा प्रांतीय स्वायत्तता देने के लिए बात की गई है, तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की मांग की गई है, और आखिरी में दिया गया भारत के अकेले निरूपण में कांग्रेस का दावा, ये बोला गया है। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप याद रखिएगा, ऐसा तो था नहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन पर रोक लगाने के लिए महात्मा गांधी को लंदन बुलाया गया है, बिल्कुल नहीं। आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आपको पता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले ही गांधी इरविन समझौता हो जाता है, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन पर रोक लगा दी जाती है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों किया जाएगा? देखिए, जब 1919 में, याद रखिएगा 1919 में एक आपका एक्ट आया था जिसको कि हम क्या बोलते थे, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था ना, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, जिसमें कि क्या बोला गया था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि यहाँ पर डायरकी लगा दी गई थी। कहाँ पर डायरकी लगा दी गई थी? प्रोविंस में डायरकी लगा दी गई थी। ठीक है, प्रोविंस में। इसी में ये भी बोला गया था कि आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद एक कमिटी का गठन होगा, एक कमिटी बनेगी जिसका कि मेन पर्पस क्या होगा, जो भी रिफॉर्म है उसको रिव्यू करना। ठीक है, 10 साल बाद एक कमिटी बनाई जाएगी जिसका कि मेन पर्पस क्या होगा कि जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं उनको रिव्यू करना। ठीक है, तो यहाँ पर 10 साल पहले ही अगर हम देखें 1927 में ही एक कमिटी का गठन कर दिया जाता है, साइमन कमीशन का। ठीक है, और साइमन कमीशन भारत कब पहुंचती है? आप सभी को पता है साइमन कमीशन जो है वो भारत पहुंचती है कब? वो भारत पहुंचती है 1928 में। ठीक है, और इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है। और आपको पता है जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं पार्टिसिपेट करती है तो सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि आज भारत में जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जब वही नहीं बैठी है तो किस कंक्लूजन पे हम लोग आएंगे? तो मेक श्योर करो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस भी पार्टिसिपेट करे। तो यहाँ पर जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है वो है प्रांतीय स्वायत्तता देने के लिए आपका कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था लंदन में, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात होती है। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, तो बी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखें, विकल्पों में क्या सही है आपको बताना है पूना पैक्ट से रिलेटेड। जो पूना पैक्ट से रिलेटेड नीचे आपको विकल्प दिए गए हैं उसमें कौन सा विकल्प आपका सही है ये पूछा गया है। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना टू क्रिएट अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लासेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूना पैक्ट की जब हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं। दूसरा देखते हैं, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हिंदू संयुक्त निर्वाचक वर्ग कायम रखें और वंचित वर्गों को आरक्षित सीटें देने की बात कही गई है। ठीक है, फिर यहाँ देखो, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सार्वजनिक कुओं से वंचित वर्गों द्वारा पानी निकालने के अधिकार को सुरक्षित करना नहीं। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो बी है, मतलब सही आंसर भी वही है, बी ही है। चलो अब वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से जल्दी से डिस्कस करते हैं। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात किसे संपादित किया गया था? तो आपको पता है, कम्युनल अवार्ड का डिक्लेरेशन किया जाता है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी वापस आते हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है, यरवदा जेल में डाला जाता है जहां पर महात्मा गांधी आमरण अनशन करते हैं और बाद में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य पैक्ट साइन होता है, पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ दूसरे हस्ताक्षरी कौन थे? ये ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत से स्टूडेंट गलत करके चले आए थे। इसमें पूछा गया है कि पूना पैक्ट में साइन किसने किया था बी आर अम्बेडकर के साथ? तो याद रखना है आपको, मदन मोहन मालवीय ने। तो अगली बार अगर आपके परीक्षा में प्रश्न बने कि पूना पैक्ट में किन दो लोगों के हस्ताक्षर थे, तो भीमराव अम्बेडकर के और मदन मोहन मालवीय के। याद रखिएगा, पूना पैक्ट पे किसके हस्ताक्षर थे? एक और नाम याद रखिए, श्री राजा गोपालाचारी के। तो बी आर अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, श्री राजा गोपालाचारी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। आपको जब पेपर में ये प्रश्न दिखेगा तो बहुत से स्टूडेंट इसको गलत करके आएंगे, तो आपको याद रखना है पूना पैक्ट में किसकी किसकी साइन थी? बी आर अम्बेडकर, ठीक है, मदन मोहन मालवीय और श्री राजा गोपालाचारी। अगला देखते हैं, किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था? देखो फिर वही प्रश्न, नहीं किया था तो महात्मा गांधी। अब आप लोगों को पहले दिन से पढ़ाया जा रहा है कि पूना पैक्ट जो है 1932 में हुई है, किसके बीच में हुआ है? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य में। पेपर में प्रश्न आप लोगों को दे दिया गया कि पूना पैक्ट में साइन महात्मा गांधी ने किया था, आप उसको टिक लगा के आएंगे। नहीं, पूना पैक्ट में किसका हस्ताक्षर नहीं था? महात्मा गांधी का हस्ताक्षर नहीं था, साइन महात्मा गांधी का नहीं था। कंफ्यूज मत होइएगा, पूना पैक्ट जो था महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य ही हुआ था। महात्मा गांधी आमरण अनशन पे बैठ गए थे, कहे कि अगर मैं आमरण अनशन, कुछ खा पी नहीं रहे थे, कहे अगर पृथक निर्वाचन की डिमांड पूरी कर दी जाएगी मैं कुछ खाऊं पीऊंगा नहीं, तो वो तो चल रहा था। लेकिन जो पूना पैक्ट साइन हुआ उसमें हस्ताक्षर किसके किसके थे? बताओ मेरे साथ बोलो, बी आर अम्बेडकर के, मदन मोहन मालवीय के और श्री राजा गोपालाचारी के। बिल्कुल भी मत भूलना, क्या पूना पैक्ट में महात्मा गांधी का सिग्नेचर था? नहीं था। चलो, 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध है? भारतीय दलित वर्ग का। आपको पता है पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना या प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन देना। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जो कालांतर में हरिजन सेवा संघ के रूप में जाना जाता है, इसका गठन कब हुआ है? तो इसका गठन 30 सितंबर 1932 को हुआ है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी ने क्या बोला? हरिजन बोला। ठीक है, ये टर्म महात्मा गांधी द्वारा यूज किया गया है। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? घनश्याम दास बिरला, ये याद रखिएगा। सबसे पहली चीज आपको याद रखना है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? 30 सितंबर 1932 को। याद रखिएगा, 30 सितंबर 1932 को। ठीक है, फिर याद रखना कि हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। यहाँ पर इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे घनश्याम दास बिरला। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ रख दिया, ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे। याद रखिएगा।
गांधी जी ने 7 नवंबर 1933 को हरिजन यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? वर्धा से प्रारंभ की थी। दलित वर्ग को हरिजन नाम किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। सारे प्रश्न ध्यान रखिएगा, ठीक है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। कब हुई थी? 30 सितंबर 1932 को। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला, ये याद रखिएगा। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग इसका नाम था, बाद में इसका नाम हरिजन सेवक संघ रख दिया गया था। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख दलित संगठन देख लेते हैं और उसके संस्थापक देख लेते हैं, यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है। तो देखिए, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन की हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है MC राजा, ठीक है, 1926। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जिसे कि बाद में हरिजन सेवक संघ कहा गया, इसकी स्थापना 1932 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला, ठीक है। दलित वर्गों का संघ डिप्रेस क्लास लीग की स्थापना जगजीवन राम द्वारा की गई थी 1935 में। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में BR अम्बेडकर द्वारा की गई थी। यहाँ इस तीन से तो आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में BR अम्बेडकर द्वारा की गई थी। डिप्रेस क्लास लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? जगजीवन राम द्वारा 1935 में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी द्वारा की गई है। क्लियर है? चलो अब एक बार 1930 से 1932 के बीच में प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में अगर प्रश्न को डिफिकल्ट बनाना रहता है तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोल दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जब हम देखते हैं यहाँ पर 1930 में दांडी मार्च हुआ है, ठीक है। आपको पता है दांडी मार्च जो है वो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। रिवाइज करो जल्दी जल्दी। साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और कहाँ पर खत्म हुआ था? दांडी में। किस तारीख को? 6 अप्रैल 1930 को। यहाँ पर महात्मा गांधी 24 दिन तक मार्च किया था, चले थे वो, ठीक है। कितने मील चले थे? 241 मील चले थे। और कितने अनुयायी थे? 78, ठीक है। सारे जो इनके फॉलोअर्स थे और महात्मा गांधी खादी के वस्त्र धारण किए थे, तो ऐसा बोला जाता है जैसे एक नदी बह रही हो, इतना खूबसूरत लगता है। तो ध्यान रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा, वैसे मैंने पहले के भी लेक्चर्स में बोला है कि जब भी आपको किसी के साथ अपने संबंधों में सुधार करना है तो उसके साथ चलिए, वॉक पर जाइए, ठीक है। दांडी मार्च की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी की जो कनेक्टिविटी थी आम लोगों के साथ इतनी ज़्यादा क्यों थी? आम जनता जो थी वो महात्मा गांधी को अपना फॉलोवर क्यों मानती थी? देखिए, महात्मा गांधी ने आंदोलन को जन आंदोलन में बदला। महात्मा गांधी का जुड़ाव था जनता से और जनता भी महात्मा गांधी को बहुत मानती थी। जिस गांव से महात्मा गांधी निकलते थे जनता उनके साथ चलती थी। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी उनके साथ चले। तो जब भी आपको जनता के साथ अपनी कनेक्टिविटी बनानी है, ठीक है, या फिर आपको कोई भी संबंधी है जिनसे आपके रिश्ते नहीं अच्छे चल रहे हैं, अगर उनके साथ आपको अपने रिश्तों में सुधार करना है तो एक काम ज़रूर करिए, उनके साथ चलिए 2 मिनट, ठीक है। तो चलिए, जब 2 लोग एक साथ चलते हैं ना, 2 लोग एक साथ, ठीक है, आपको जिससे अपने रिश्ते को सुधारना है या फिर किसी से भी कनेक्टिविटी करनी है, तो जब आप उसके साथ वॉक करते हैं ना, तो आप उसके साथ अपने विचारों को साझा करते हैं, ठीक है, और उसके भी विचारों को सुनते हैं। तो जब महात्मा गांधी लोगों के साथ चलते थे तो लोग उनसे कनेक्ट कर पाते थे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बैठ के बात करना बहुत ही आवश्यक है। अब कोई गाड़ी में बैठा हुआ है और बहुत बड़ा लीडर है, ऐसे हाथ हिला के हाँ हाँ हम भाई साहब आ गए हैं, नमस्ते नमस्ते करके चला गया, तो वो जुड़ाव नहीं हो पाएगा। जब वही लीडर आपके घर पे चौखट पे आकर आपकी खटिया पे बैठेगा, आपसे 2 बात करेगा, ठीक है, तब आपका जुड़ाव उससे बढ़ता है। तो इसीलिए आप लोग देखते हैं जब इलेक्शन पास आता है तो लीडर्स क्या करते हैं? घर घर जाते हैं, लोगों का दरवाज़ा खटखटाते, क्योंकि उनको समझ में आ गया रहता है अब जुड़ाव करना ज़रूरी है। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये कब हुआ है? 12 नवंबर 1930 को हुआ है, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। इसके बाद हम देखते हैं 5 मार्च को 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है और
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गांधी इरविन पैक्ट जो है वो 5 मार्च 1931 को हुआ है। उसमें सारे कैदियों को छोड़ने की बात हुई थी, लेकिन ये भी बोला गया था जो कि जो भी ऐसे किसी के मर्डर में या किसी हिंसा में जो कैदी आपके हैं उनको नहीं रिलीज़ किया जाएगा। और आप सभी को पता है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, गांधी इरविन समझौते के बाद भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का कराची अधिवेशन अगर हम देखें तो ये 26 से 31 मार्च 1931 तक हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अब आप खुद सोचिए, आपको दे देगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, भगत सिंह को फांसी, कराची अधिवेशन, आपको इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे? ठीक है, आपको पता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहले हुई है, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ है, उसके बाद याद रखिएगा जो आपका गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ है वो 5 मार्च 1931 को हुआ है और 23 मार्च आप सभी को याद रहता है, इस दिन 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कराची अधिवेशन होता है 26 से 31 के बीच में। फिर 7 सितंबर को फिर गोलमेज सम्मेलन होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी जाती है और 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी आमरण अनशन शुरू करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को साइन होता है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को होता है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट बनाएंगे तो एकदम पास वाली टाइमलाइन दे देंगे। तो ये चीज़ आपको याद हो गई ना कि दांडी मार्च हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुई है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ है, गांधी इरविन पैक्ट के बाद हम देखते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होती है और उनको फांसी होने के बाद कराची अधिवेशन होता है। उसके बाद महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, यहाँ पर पूना पैक्ट होता है और फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब कुछ थोड़े से पॉइंट्स आपको मैं रिवाइज कराऊंगी, इसके बाद आज की क्लास को एंड करेंगे। ठीक है क्लास, तो रिवीजन के लिए तैयार? पानी वानी पीना है तो पानी वानी पी सकते हैं। थोड़ा सा आज आपको रिवाइज करा दूं इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट सेशन हुए, पढ़ाए हैं मैंने पहले की क्लास में, रिवीजन जल्दी जल्दी हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 1885 की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहां पर हुआ है? मुंबई में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता किसने की है? वोमेश चंद्र बनर्जी ने की है, ये आपको पता है। मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग के सेशन आप याद कर सकते हैं बक मई से, और ये चारों सेशन जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1885, 1886, 1887, 1888, ये 4 सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1885 का पहला सेशन मुंबई में हुआ है, अध्यक्षता WC बनर्जी ने की है। 1886 का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, कहाँ पर हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। अध्यक्षता किसने की है? दादा भाई नौरोजी ने, ग्रैंड ओल्ड मैन ने इसकी अध्यक्षता की है। परीक्षा में पूछा जाता है पहला फारसी अध्यक्ष कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? तो आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी। 1887 में पहला मुस्लिम अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस का चुना जाता है, वो कौन थे? बरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, और ये सेशन कहाँ हुआ था? ध्यान रखिएगा, मद्रास में, बक मई में, मां से मद्रास। फिर हमने बात की 1888 की, ये सेशन कहाँ पर हुआ है? इलाहाबाद में हुआ है, और पहला अंग्रेज जिसे इसकी अध्यक्षता दी गई है वो कौन है? जॉर्ज ह्यूल है। तो याद हो गया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ तक के सेशन। ठीक है, उसके बाद हम 1905 वाले सेशन की बात करते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है कर्जन द्वारा, ये आपको पता है। 1905 वाला जो सेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले ने की है, जिनको महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रश्न बनता है। साथ ही साथ इंपीरियल काउंसिल में 902 में ये आपके सेलेक्ट हुए हैं, और साथ ही साथ 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है, तो ध्यान रखिएगा। 1905 वाला सेशन जो है बनारस में होता है, अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की जाती है।
1906 वाला सेशन महत्वपूर्ण है, कलकत्ता में होता है। अध्यक्षता कौन करता है? ग्रैंड ओल्ड मैन द्वारा की जाती है, दादा भाई नौरोजी द्वारा, जिसमें दादा भाई नौरोजी स्वराज की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, बाइकॉट की बात करते हैं, नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करते हैं। 1907 वाला सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सूरत में हुआ है और सूरत स्प्लिट हुआ है, नरम दल और गरम दल में बंटवारा हो जाता है, ठीक है, लड़ाई हो जाती है, अलग हो जाते हैं दोनों। इसकी अध्यक्षता किसने की है? रासबिहारी घोष ने की है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर 1916 वाला सेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि लखनऊ में हुआ है, लखनऊ में हुआ है, लखनऊ पैक्ट हुआ है। किसके किसके मध्य? मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मध्य। मुस्लिम लीग के जो पृथक निर्वाचन की मांग है उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस स्वीकार कर लेता है। दूसरी चीज, लखनऊ सेशन 1916 में नरम दल गरम दल हाथ मिला लेते हैं। तीसरी चीज, महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल से यहीं पर मिलते हैं। चौथी चीज, दो महत्वपूर्ण लीडर जिन्होंने 1916 के सेशन में बहुत बड़ा योगदान दिया था, वो थे, बताइए कौन? बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। चलो 1917 वाला सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। किसने प्रिसाइड किया है? एनी बेसेंट ने प्रिसाइड किया है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता एक महिला द्वारा की गई है, ठीक है। 1920 में दो सेशंस हुए हैं। एक सेशन आपका कलकत्ता में हुआ है, दूसरा सेशन आपका नागपुर में हुआ है, याद रखिएगा। 1920 में दो सेशन हुए हैं, एक कोलकाता में, एक नागपुर में, ठीक है। कोलकाता सेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? लाला लाजपत राय के द्वारा, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रपोजल पास किया गया है। फिर 1920 का जो एनुअल, जो आपका वर्षीय सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ है, वो नागपुर में हुआ है। श्री राघवचारी द्वारा इसको प्रिसाइड किया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 1924 वाला सेशन महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? 1924 वाले सेशन को प्रिसाइड महात्मा गांधी ने किया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन को महात्मा गांधी द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई है? 1924 वाला। कहाँ हुआ है? बेलगांव में हुआ है, याद रखिएगा। फिर 1925 का सेशन नहीं दिया गया है, लेकिन लिख लो। 1925 वाला सेशन भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 1925 में पहली बार किसी भारतीय महिला ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की है, और वो कौन है? सरोजनी नायडू हैं, ठीक है। 1929 वाला सेशन लाहौर में हुआ है, आप सभी को पता है। अध्यक्षता किसने की है? जवाहरलाल नेहरू ने की है, और यहाँ पर हमने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी है, ठीक है। 1929 लाहौर सेशन, जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर झंडा फैलाकर कहा कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। 1930 में कोई भी सेशन नहीं होता है भारत में, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा होता है। 1931 वाला सेशन कराची में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक पॉलिसी पे ये बेस्ड होता है। 1931 में बहुत घटनाएं हुई हैं, याद रखिएगा। आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ है मार्च में, याद रहेगा क्लास। गांधी इरविन पैक्ट के बाद हम देखते हैं क्या हुआ है, वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी मिली है, फांसी हुई है, ठीक है, 23 मार्च को। और फिर उसके बाद हम देखते हैं आपका कराची में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है, जिसकी की अध्यक्षता कौन करता है? जिसकी की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, और यहाँ पर फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक पॉलिसी पर होता है। 1938-39 वाला महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। 38 वाला जो है वो हरिपुरा में हुआ है, जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस ने जिसकी अध्यक्षता की थी, और यहाँ पर नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात रखी गई थी, ठीक है, गठन हुआ था बोलना चाहिए। फिर 1939 वाला जो सेशन है त्रिपुरी में हुआ है, ठीक है। त्रिपुरी में दो लोग खड़े थे, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया को कौन सपोर्ट कर रहे होते हैं? महात्मा गांधी। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि त्रिपुरी सेशन के विजेता कौन रहते हैं? अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस रहते हैं, लेकिन महात्मा गांधी से कुछ कॉन्फ्लिक्ट के कारण वो रिजाइन कर देते हैं, और पट्टाभी सीतारमैया भी अध्यक्ष नहीं बन पाते हैं। अध्यक्ष कौन बनता है? राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, ये याद रखिएगा। पूछा जाता है प्रश्न कि सुभाष चंद्र बोस जब इस्तीफा दे देते हैं अपने अध्यक्ष पद से त्रिपुरी सेशन में, तो उसके बाद उस सेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो राजेंद्र प्रसाद करते हैं।
फिर याद रखिएगा 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन करने के बाद सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो क्या करते हैं, वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। 1940 वाला जो सेशन है वो रामगढ़ में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद करते हैं। और 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात की गई है, जिसके पहले सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे थे, दूसरे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, दिमाग में चीज़ें घुस रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मुझे पता तो होना चाहिए मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ भी रहा है कि नहीं। मैं इतना बोलती हूँ, अब मेरा मन कर रहा है मैं थोड़ा सा आपको और डिस्कस कर लूँ, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आता है कि इतना सफिशिएंट है कि और कंटिन्यू करूँ। देखिए क्लास, मेरा पर्पस बस यही है कि भले हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट मुझसे आधुनिक भारत के प्रश्न पढ़े उनको आधुनिक भारत समझ में तो आ जाए, मतलब एक मूवी की तरह दिमाग में तो टाइमलाइन बना रहे ना। इसीलिए मैं कभी कभी इंडिविजुअल लीडर्स को भी डिस्कस करती हूँ। अभी 2 मिनट का टाइम देना, हम लोग दादा भाई नरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले को देख लेते हैं। पहले के क्लास में मैंने गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आपको बताया है, तो ध्यान से सुनो। दादा भाई नरोजी के बारे में अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का गठन इन्होंने लंदन में किया था। पूछा जाता है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का गठन कहां पर हुआ था, लंदन में हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, दादा भाई नरोजी के द्वारा हुआ था। कब हुआ था, 1866 में हुआ था। 1885 में हम देखते हैं फाउंडिंग मेंबर होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के दादा भाई नरोजी, और 1886 में दादा भाई नरोजी जो है वो खुद इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड करते हैं, कोलकाता सेशन में अध्यक्षता करते हैं। 1892 में पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोई फर्स्ट इंडियन एमपी इलेक्ट होता है, और वो कौन थे, वो दादा भाई नरोजी थे, जिनको कि हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। 1893 वाला जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो लाहौर में हुआ था, और लाहौर के सेशन को किसने प्रिसाइड किया था, दादा भाई नरोजी ने किया था। 1901 में दादा भाई नरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में की बात की थी, जिसमें इन्होंने ड्रेन थ्योरी की बात की है। क्या कहा है कि भारत में जो गंगा का पानी है उसको ले जाकर थेम्स में मतलब डाल दिया जा रहा है। 1906 में दादा भाई नरोजी ने फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया है, जहां पर वह स्वराज की डिमांड, बाइकॉट और नेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, और 1917 में दादा भाई नरोजी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको याद रखना है, 1901 में दादा भाई नरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पब्लिश किया था, और 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था लंदन में, और 3 बार दादा भाई नरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की है। कब कब, 1886 में, जो सेशन कहां पर हुआ है, जल्दी बताओ, दूसरा सेशन था बक-मई, कोलकाता में हुआ है, ठीक है, दादा भाई नरोजी ने अध्यक्षता की है। फिर 1893 में जो सेशन कहां पर हुआ है, लाहौर में हुआ है, ठीक है, अध्यक्षता दादा भाई नरोजी ने की है। फिर 1906 में अध्यक्षता किसने की है, दादा भाई नरोजी ने की है। सेशन कहां पर हुआ है, कलकत्ता में हुआ है। ध्यान रहेगा, 1917 में दादा भाई नरोजी की मृत्यु हो जाती है। गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें हम पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके परीक्षा में पूछा गया है कि इंपेरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसने फ्री एजुकेशन की बात की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1902 में ये उसके सदस्य बने थे इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। फिर हम देखते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1905 वाले सेशन को जो कि बनारस में हुआ है, उसकी अध्यक्षता किसने की है, गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी नेता थे, ये याद रखिएगा। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हो गया होता है, ठीक है, और महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल गुरु कहा है। तो अब आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। आज बहुत से पॉइंट्स को मैंने रिवाइज कराया है, आशा करती हूँ ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हो। तो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और ऐश्वर्या मैम के बारे में बताएंगे कि समझ में आ रहा है लेक्चर, क्योंकि मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरे विद्यार्थियों को समझ में भी आता है जो मैं पढ़ाती हूँ। तो इसीलिए मैं हर क्लास में आपसे कहती हूँ, कहीं पर भी डाउट हो तो वो भी बताओ, प्लस अगर लेक्चर समझ में आ रहा हो तो वो भी बताओ, ज़रूरी है जानना मेरा। अब
अब इसके बाद आप लोग कह रहे हैं ज्योग्राफी की क्लास लेने को, तो ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ बने रहने के लिए, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहने के लिए। अंत में हर क्लास में मैं आपसे एक ही बात कहती हूँ, सबसे पहला भरोसा आपको खुद पे रखना है, ठीक है। पहला भरोसा खुद पर, फिर दूसरा भरोसा अपने ईश्वर पे, अपने माता पिता के आशीर्वाद पे, ठीक है। बनाए रखिए, मेहनत करिए, मेहनत करिए, एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब आपको सफलता मिलेगी, लेकिन तैयारी तो रखिए अपनी। अगर तैयारी ही नहीं करेंगे तो समय आएगा हाथ से निकल जाएगा ना, तो तैयारी रखिए और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए सबसे पहले, ठीक है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और कहीं पर भी दिक्कत हो तो मुझे ऐश्वर्या मैम को ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।